अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी कनीज़ की 37वीं किस्त पेश है। गुज़श्ता शब बात तो हम इब्राहिम सरकार की हवेली से लोग रफ्ता रफ्ता रुखसत हो रहे थे। तशकरान की मामियाँ व मामूजात बहनें व ख़ुद मसव्वरा बेगम भी, जमीला व उसकी बहन कमर जहाँ, इरफाना बेगम और सलमा खातून की खातिरदारी के लिए उनके इर्द गिर्द ही मौजूद थीं। लेकिन तमाम तर पेचीदगियों और परेशानियों से निजात मिल जाने के बावजूद भी जमीला बेहद मायूस और उदास ही थी जो उसके चेहरे से पूरी तरह आया थी। और इसका सबब था तशकरान के साथ पेश आने वाले यके बाद दीगरे जानलेवा हादसात। लिहाजा वो गहरे फ़िक्र व तजब्जुब में थी कि अपने होने वाले बावकार व अजीम दामाद का सामना कैसे करेगी। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। ताहम उसने हिम्मत करके मसव्वरा बेगम से सरगोशी की। बेगम बीबी, मैंने अपनी गलत फहमी और मोहतात रवि के सबब कभी बाबू को जी भरकर नहीं देखा और न कभी सीधे मुंह बातें ही की, क्योंकि ये खुद भी जब कभी लम्हा दो लम्हा के लिए कोठे पर कशिश के मुजरे में आ जाते तो अजनबी और गुमनाम ही रहते और मैं इन्हें किसी उम्रा की बेराह रव औलाद समझकर नज़रअंदाज करती रहती। अब नदामत हो रही है और समझ में नहीं आती कि इनका सामना कैसे करूं। इन्हें पहुंचने वाली जिस्मानी व रूहानी तकलीफ़ों के सबब दिल गमों से फटा जा रहा है। बेगम जमीला की आंखें डबडबा उठी थीं और आवाज़ भी रुध गई थी। मसव्वरा बेगम के होंठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट कांपने लगी। उन्होंने मानीखेज निगाहों से उसके बुझे चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए। अपने अल्फाज के साथ ही वो जमीला को साथ लेकर आगे बढ़ी। तशकरान अपने कमरे में पलकें बंद किए सोफ़ा पर नीम दराज था, जैसे वो गहरे तफक्कुरात में डूबा हो। उसकी वालदा दबे कदमों उसके करीब जाकर बोली, बेटे, आपकी खुशदामन आपके साथ पेश आने वाले हादसात के सबब नदामत व पशेमानी में डूबी हैं। वो चौंकते हुए उठकर खड़ा हो गया। जमीला बेगम उसकी वालदा की पुश्त के ताक़ुब में सर झुकाए सोगवार खड़ी थी। तशकरान ने कहा, मगर इसमें इनका क्या कसूर है मीजान? ये तो हालात की गर्दिश और वक्त की सितमज़रीफ़ी थी। जमीला ने उसकी बातें सुनते ही सर उठाकर उसे देखा और उससे लिपटकर सिसकने लगी। तशकरान अपना बाजू उसकी पुश्त पर फैलाते हुए बोला, दिल को इस कदर छोटा मत कीजिए खालाबी। मुझे आपसे तो क्या किसी भी फ़र्द व बशर से कोई गिला नहीं है। उसने अपने अल्फाज के साथ ही निगाहें बुलंद की तो देखा गेट पर चौखट केवार के सहारे इरफाना, सलमा और उसके महल्ले की कई खातीन गम और खुशी की कैफियत में खड़ी दोनों को देख रही थीं। मसव्वरा बेगम ने इरफाना को आंख के इशारे करीब बुलाया तो वो फुर्ती से आकर जमीला को तशकरान से अलग करके समझाने लगी थी। बहरहाल अंदर औरतों के खाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जमीला ने सबों की ज़िद पर महज बात रखने की गरज से चंद लुकमों पर इक्तफा कर लिया था, मगर उस वक्त तक एक बार भी उसकी ज़ुबान पर कनीज़ व कशिश का नाम नहीं आया था। और वो दोनों बहनें भी दादी जान के पहलू से उठकर कमरे से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की थीं। दादी जान की प्यारी प्यारी बातें उन्हें इत्तेदाल पर ले आई थीं। अलबत्ता उधर सहन में लगे फ़र्श पर सबों के साथ बैठी जमीला ज़रूरतन अंदर बाहर आते जाते इस्माइल सरकार को सबों से निगाहें बचाकर ज़रूर देखती रही थी, क्योंकि ढके छुपे लफ्ज़ों में उनकी फजीहत भी कम नहीं हुई थी, जिसका कोई अफसोस उनकी कैफियत से जाहिर नहीं हो रहा था। होता भी क्यों, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास जो हो चुका था और ये भी यकीन हो चुका था कि जमीला अब उनसे हरगिज़ खाइफ नहीं होगी। बारसूरत रात के 11 बज चुके थे। लिहाजा वो अंदर आकर बोले, इरफाना, अब तुम अपनी बच्चियाँ मोहतरमा कमर जहाँ, सलमा भी व उनकी नवासियों और जमील को साथ लेकर चली जाओ। ड्राइवर से कह दिया है, वो बाहर मुंतज़िर खड़ा है। जवाबन इरफाना ने शोख लहजे में उन्हें छेड़ने की कोशिश की। अभी तो मैंने रईसज़ादे से अपने जाने की इजाज़त तलब नहीं की है। उसकी बातों पर सभी हंसने मुस्कुराने लगी, खासकर मसव्वरा बेगम और उनकी भाभियाँ। लेकिन इस्माइल ने गुर्राते हुए कहा, फिर तो बैठी रहो मोटी, आखिर में पाँव पैदल जाना
तब समझ में आ जाएगी बात। एक बार फिर सभी हंस पड़ी तो जमीला को भी हंसी आने लगी, जो एक लख्त निगाहें झुकाए बैठी थी। लिहाजा उसने अपना सर घुटनों पर झुकाकर अपनी मुस्कुराहटें छुपा ली। इस्माइल सरकार बाहर जाने के लिए आगे बढ़ चुके थे। लिहाजा इरफाना तेज आवाज़ में बोली, हम लोग फ़ौरन आ रहे हैं साहबजादे। उधर तश्करान अपने कमरे में बदरुद्दीन, उसकी माँ, बीबी और कुरैशा व उनके बच्चों में घिरा था। उसने बदरुद्दीन से कहा, अगर खाला भी और भाभीियों का इरादा रुकने का हो तो कोई बात नहीं है, वरना ड्राइवर मुनीर के साथ आप लोगों को पहुंचवा देता हूं। बद्दू भाई, जवाबन नूरायशा ने मजाकन ऐसा कुछ कह दिया कि तश्करान, हुसना खाला व कुरैशा भाभी झेपते हुए मुस्कुरा पड़ी और बदरुद्दीन मज़ाहिया अंदाज में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, काश छोटे सरकार अपनी भाभी की आरजू पूरी कर पाते। बहरहाल रफ्ता रफ्ता पूरी हवेली खाली हो गई थी। उसके बाद बेगम इब्राहिम अपनी बहू मसव्वेरा बेगम व उनकी भाभियों व बच्चियों के साथ ख़ास मेहमान कनीज़, फातिमा व कशिश बानो को साथ लेकर खाने बैठी तो बाहर सहन से हज़रत इब्राहिम सरकार का फरमान जारी हुआ। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीबी कनीज़, फातिमा, कशिश बानो के साथ काशाना पर ही क़याम पजीर रहेंगी जब तक मैं निकाह का वक्त मुकर्रर नहीं कर लेता। लिहाजा बात तो हम ड्राइवर मुनीर आलम बाबू की कार से दोनों को लेकर हवेली से निकला तो तश्करान के कहने पर बदरुद्दीन भी अपनी टीम के साथ उसी कार में एडजस्ट कर गया। कशिश बानो के कहने पर मुनीर आलम सबों को लेकर जोहरा मंजिल पर पहुंचा, जहां कनीज़ और कशिश माँ और खाला से मिली। चुनांचे आंसुओं ने सबों के शिकवे, गिले और तमाम तर गलत फहमियों को दूर कर दिया और वहीं पर तय हुआ कि कुरैशा बेटी जब तक खाला कमर यहाँ मौजूद हैं, खाना बनाने में जमीला खाला की मदद कर दें। और इस कारकर्दगी के लिए कुरैशा फ़ौरन तैयार हो गई थी। बहरहाल दूसरे दिन अलस सबा इस्माइल सरकार पर हुक्म जारी हुआ कि नाश्ते के बाद वो दो मुलाजमीन सलीम अंसारी और अब्दुर्रहीम मंसूरी को लेकर जलालपुर हवेली पर चले जाएं और गले से भरे 11 बखारियों में से 5 बखारियों के अनाज बाबू की ज़िंदगी के सदक़े में ज़रूरतमंद गरीबों को तकसीम कर दें। लिहाजा इब्राहिम सरकार के मुताबिक इस्माइल सरकार दोनों मुलाजमीन को साथ लेकर अपनी कार से जलालपुर हवेली पर पहुंच गए और अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील में लग गए। इधर तश्करान दादा हुजूर के इजहार फ़िक्र के बावजूद कचहरी जाने पर आमादा हुए तो 2-4 घंटों के लिए इब्राहिम सरकार भी उनके साथ ही चले गए थे। तश्करान इब्राहिमी ने तो जाते जाते ही अदालतों में अपनी हाज़िरी लगाई और कारकर्दगी पर आमादा हो गए। इब्राहिम सरकार अख्तर हुसैन के ऑफिस में तशरीफ़ फरमा रहे और मिलने वाले वकला, मुख्तारान व मुंशी आकर उनसे बाअदब सलाम व दुआ व मुसाफ़ा करते रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अख्तर हुसैन व कामरान अली अहमद के दानिशवराना इक़दाम के सबब उनके पोते के साथ पेश आने वाले हादसों की भनक तक किसी को नहीं लगी थी। अगरचे ज़ख़म अभी किसी हद तक हरा था, मगर चूँकि सर्दी पड़ने लगी थी इसलिए तश्करान ने शर्ट के नीचे फुल गले का कीमती स्वेटर पहन रखा था, जिसके अंदर उसका ज़ख़म पूरी तरह ढका था। खैर, उधर हज़ारों की तादाद में गरीब, हाजतमंद और गुरबा व मसाकिन हवेली पर पहुंच गए थे। लिहाजा इस्माइल सरकार ने रहीम को हुक्म दिया कि लोग अभी आ रहे हैं, इसलिए मज़ीद 2 बखारियों को खोल दी जाए। चूँकि शाम हो चुकी थी और दोनों मुलाजमीन थक चुके थे, इसलिए सुबह की बात आई तो इस्माइल सरकार राज़ी हो गए, क्योंकि वो खुद भी दिन भर काफ़ी उलझे से रहे थे। इधर तवज्जो देने के साथ ही इनका ध्यान जमीला में भी लगा था। अब चूँकि रात वहाँ की हवेली पर यानी जलालपुर की हवेली पर ही रुकने की बात आई तो उन्होंने एक शख्स को भेजकर हाट से 5 सिर मछलियाँ मंगवा ली। यहाँ की हवेली की खादमा तो मुजफ्फरपुर भागी हुई थी। ऐसे में दोपहर से ही सलीम और रहीम की बीवियाँ व बहुएं हवेली पर तमाशबीन की तरह मौजूद थीं। सभी हंसी खुशी इस्माइल सरकार की पसंद व ख्वाहिश के मुताबिक अरहर की दाल, बारीक पक्के चावल का ढेर सारा भात और मछलियाँ बनाने में मसरूफ़ हो गईं। रात के 10 बजे इस्माइल ने अपने ही दस्तरखान पर रहीम, सलीम और उनके बेटों को जो वहाँ मौजूद थे बिठा लिया और खाना तनाविल फरमाकर अपने कमरे में चले गए।
दीवार पर आवेजा अपनी बेगम की तस्वीर को गौर से देखा और बिस्तर पर लेटते ही उनकी बंद आंखों के सामने जमीला का वजूद मुख्तलिफ नई पुरानी यादों के साथ उभरने मिटने लगी। वो बेचैनी से घंटों करवटें बदलते रहे। उनके दिलो जज्बात में जमीला की निस्बत प्यार और हमदर्दी के तेज़ बयार चलने लगे, जो 21 साल कबल के बयारों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चुनांचे अब्बू जान जनाब इब्राहिम सरकार के हुजूर में दिए गए कमर जहाँ के बयान भी उनकी समात में गूंजने लगे थे। उसकी कही हुई ये बातें कि जमीला को बखूबी एहसास था इब्राहिम सरकार किसी भी सूरत में कनीज़ को अपने घर की जीनत और इस्माइल सरकार अपनी बहू बनाने पर आमादा नहीं होंगे। फिर भी ये कनीज़ के मसाइल को लेकर जलालपुर के दरबार में हाजिर हो गई, जहां इस्माइल सरकार ने आप लोगों की मौजूदगी में इसे बेरहमी से ज़मीन पर पटक कर लात घूसों की बारिश कर दी और ये जलील होकर वापस आई। उसी शाम छोटे सरकार के साथ हादसा पेश आ गया। चुनांचे ये रोती बिलखती हैदराबाद पहुंची तो बेहद मुज़महिल थी, ऐसी कि इसे फ़ौरन नर्सिंग होम में दाखिल करना पड़ा, क्योंकि रईसज़ादे ने जिस तरह इस नर्म व नाजुक औरत को ज़दोकोब किया था, इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद चोटें आई थी, जिसकी दवा ये अब भी ले रही है। ओह! ये लफ्ज़ बेसाख्ता इस्माइल सरकार के मुंह से निकला और वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनकी आंखें सुर्खी माइल हो उठी थीं, जिसमें नमी भी तैरने लगी थी। वो फुर्ती से बेसिन पर जाकर हाथ मुंह धोए और बक्स खोलकर कीमती सूट व टाई वगैरह निकाला। बेटा के लाए हुए कीमती इंग्लिश परफ्यूम का स्प्रे करके अंडर शर्टिंग किया, कोट पहने, टाई बांधी और कुछ बड़े नोट जेब में रखकर बाहर निकले। दरवाजे पर रहीम और सलीम सोया था। उन्होंने उससे कहा, मैं शहर जा रहा हूँ भाई रहीम, सुबह इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। बहुत अच्छा सरकार, हुजूर के आने में देर भी होगी तो इधर हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे। सिर्फ 2 बखारी ही खोलूँगा। मुमकिन है हाजतमंदों की इमदाद के बाद भी गल्ला बच जाएगा। इस्माइल ने कहा, जो बच जाएगा आप तमाम मुलाजमीन जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, और जो गैर मौजूद हैं उनके घर वालों को बुलाकर आपस में बंटवारा कर लेंगे। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म, रहीम ने कहा और वो आगे बढ़कर कार में बैठे और चल पड़े थे। उस दिन सरे शाम ही कनीज़ व कशिश माँ और खाला से मिलने आ गई थी। कुरैशा तो सुबह के 8 बजे से ही वहाँ मौजूद थी, लिहाजा कनीज़ व कशिश दोनों ही रात का खाना जमीला बेगम व कमर जहाँ की ज़िद पर वहीं खाई। रात तकरीबन 11:30 बजे जब दोनों कुरैशा के साथ काशाना पर जाने को तैयार हुई तो कनीज़ की माँ और खाला ने जी भरकर उसकी बलाएँ ली थी। जमीला ने रुहासी होकर कहा था कि मुझे तो कबल अज़ वक्त ही महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी पराई बन चुकी है। इरफाना बेगम ने फ़ौरन कहा, जो उस वक्त सलमा बी के साथ वहीं मौजूद थी, कि आप दोनों माँ बेटी बेहद खुशनसीब हो गुलबदन। वो चूँकि जमीला की सहेली जैसी रही थी, इसलिए तिफली से ही उसे गुलबदन कहती आई थी। उसने मज़ीद कहा, भले ही तुम्हें मुख्तलिफ़ किस्मों की गर्दिशों का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब जो हालात हैं और मुस्तकबिल में जो हालात रहेंगे उसका तस्वुर करते बनता है। क्यों कमर आपा? कमर जहाँ ने कहा, बेशक इरफाना, अनहोनी हैरत अंगेज़ होनी में तब्दील होने जा रही है। शुक्र है इब्राहिम सरकार के अदल इंसाफ और उनकी नवाजिशों का। बारसूरत काशाना पर जाने वालियों के जाने के चंद लम्हे बाद ही इरफाना व सलमा भी अपने अपने घरों की राह पकड़ ली, क्योंकि मौसम सरमा की वो उस रात यकायक फ़िज़ाएँ बदलने लगी। तेज़ और तुंद हवाओं के साथ एक बारगी बादल गरजने लगे और वैसे भी रात का 12:30 हो रहा था। यकायक बूंदाबांदी भी होने लगी थी। आनन फानन चतुर्भु स्थान का इलाका बिल्कुल सुनसान हो गया। ऐसे में इस्माइल सरकार की कार धनधनाती हुई जोहरा मंजिल के करीब आकर रुकी तो वो कार से बरामद होकर बालाई मंजिल की सीढ़ियाँ अबूर करने लगे। तब तक जमीला बाहरी गेट पर ताला लगाकर दोनों बहनें सोने की तैयारी में थीं कि उनके जूते के टक टक की आवाज़ों ने उन्हें चौंका दिया। जमीला ने फ़ौरन कमरे की खिड़की से झांक कर देखा और बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। उसके जिस्म में जैसे बिजली सरायत कर गई। पलटकर कमर जहाँ को देखा और हकलाते हुए बोली, बाप रे आपी, वो मेरा मतलब है कि मजले सरकार तशरीफ़ लाएँ और मैंने बाहरी गेट पर ताला लगा रखा है, चाबी वो टेबल पर है। कमर जहाँ मुस्कुरा कर बोली, तुम रुको मैं देखती हूँ। वो फुर्ती से उठकर टेबल से चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकली।
उधर जमीला बेगम मुखालिफ सिमत रुख करके खड़ी हो गई थी। इस्माइल सरकार ने कमर जहाँ को देखा तो सलाम किया और कमर जहाँ मुस्कुराकर सलाम का जवाब देती हुई ताला खोलने लगी। साथ ही उसने कहा कि लगता है बच्चों की मोहब्बत का ही असर है कि लंबी जुदाई के बाद एक बार फिर रईसजादे कोठे पर आने के लिए मजबूर हो गए। जवाबन इस्माइल के होंठों पर मामूली सी मुस्कान आकर चली गई तो कमर जहाँ ने मज़ीद प्यार से पूछा, इस नावक्त ज़हमत को मैं अपनी मजलूम बहन की नई ज़िंदगी का आगाज़ समझूं या? इस्माइल ने उसकी बात काट कर नम लहजे में कहा, जो समझना है समझ लीजिए, फ़िलहाल मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे भी अब तक जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद तो जमील की मोहब्बत ही है। वो बातें करते हुए कमर जहाँ के शाना बशाना कमरे में दाखिल हुए। मायूस अंदाज में जमीला की जानिब देखा जो पीठ मोड़े खड़ी थी और आंखें बरस रही थीं, जिसे इस्माइल नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने उसे नॉर्मल समझकर मुखातिब करने की कोशिश की। जमील, मैं इस्माइल जलालपुरी अपनी जानिब से होने वाली कोताही और अपनी नाजेबा हरकतों के लिए तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या यह मुमकिन है कि तुम मुझे माफ़ कर सको? जमीला बेगम एक झटके से उनकी जानिब मुड़ी और एक लम्हा के लिए उसकी बरसती आंखें उनकी उदास आंखों में उतर गई, जिन आंखों में जमीला को उस वक्त थकान और मायूसी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। न कोई चालाकी व चालबाजी और न किसी तरह का कोई मफाद। अलबत्ता दोनों ही की आंखों में कई सवालात थे, जिनके जवाबात के लिए जमीला की आंखों से बरसते आंसू और इस्माइल के चेहरे की अफसुर्दगी ही काफ़ी थे। जमीला ने आगे बढ़कर बेअख्तियार उनके गले के गिर्द अपनी बाहें हमायल कर दी और उनके कंधे पर सर रखकर सिसकने लगी। कमर जहाँ जज्बाती हो उठी, लिहाजा उसकी खामोश आंखें भी बरसने लगीं। ताहम वो खुद पर काबू पाते हुए जमीला की पीठ सहलाकर अपनी बाहों में लेते हुए बोली, लाडली, मैं सुनती आई हूँ कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं समझा जाता है। इस्माइल सरकार की मोहब्बत भरी एक नज़र ही तुम्हें तुम्हारी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है, और वैसे भी अब तुम्हें एक साथ बहुत कुछ मिल रहा है। बेटी दामाद की मोहब्बतें, नेक सिफात, बारूब इंसान इब्राहिम सरकार के रहम व करम का साया और दरबार की बेगमात की बेइंतहा हमदर्दियाँ। निहाल हो चुकी हो जमीला तुम। मेरे दिल से पूछो तो यही जवाब मिलेगा कि तुम्हें ऐसी आसूदगी मिल चुकी है जिसके लिए नसीब की ज़रूरत होती है, जो सबके नहीं होते। जमीला अगरचे नॉर्मल हो चुकी थी मगर खुद में गुम थी। खड़े खड़े इस्माइल सरकार ने जेब से सिगरेट माचिस निकाल कर सुलगाया और लंबे लंबे कशों का धुआं छत की जानिब इस तरह उछालने लगे जैसे अपने दिल पर पड़े बोझ को वो धुएं के साथ उड़ा रहे हों। बहरहाल महबूबा तो हर हाल में अपने महबूब के कदमों में बिछ जाने वाली बेमिसाल और बेमफाज शय होती है। लिहाजा उसने आहिस्तगी से उनका हाथ थाम लिया और कनीज़ व कशिश के कमरे की जानिब बढ़ने लगी, जो दोनों की गैर मौजूदगी के सबब हफ्तों से खाली पड़ा था। जमीला ने फ़र्श की चादर और तकिया के गिलाफ बदले और अपने बिल्कुल करीब खड़े महबूब का कोट उतारने लगी तो इस्माइल ने मुतजब्ज़ब लहजे में कहा, मैं अभी वापस नहीं जा सकता क्या? जमीला ने उन्हें घूरते हुए कहा, नहीं, सुबह चले जाएंगे। फिर यकायक चौंकते हुए वो बोली, अभी आप आए हैं कहाँ से? कहीं बाहर तो नहीं गए थे? जवाबन इस्माइल ने अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील में अपनी मसरूफियत का जिक्र किया तो वो हौले से मुस्कुराते हुए बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, नहायत ज़रूरी था, मगर दामाद की ज़िंदगी के सदक़े में तकसीम की जाने वाली अमदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं था क्या रईसज़ादे? उसकी बातें सुनकर इस्माइल बेअख्तियार हंस पड़े और वो उनके सीने से लग गई। बासूरत इस्माइल को जमीला के मौजूदा रवैये के तहत ज़ाहिरी व बातनी तौर पर 21 साल कबल वाली अपनी वही महबूबा होने का गुमान हुआ। जानी पहचानी सी उसकी वही अदाएँ, वही नाज व नखरे और खिदमत की मुस्तैदी और वही तौर तरीके। जिस्मानी तौर पर वो चुस्त दुरुस्त तो थी ही, पूरे दम खम और मुकम्मल ख्वाहिशात के साथ खुद सपुर्दगी के आसार भी ज़ाहिर हो रहे थे। चुनांचे जमीला को खुद भी ये महसूस हो रहा था कि जुदाई के 21 बरसों के माह साल कभी उसकी ज़िंदगी में आए ही नहीं। इतनी क़ुव्वत थी उसके दिलो ज़हन के अंदर माजी को भूलने और उस पर हमेशा के लिए गुबार डालने की, और ये उसकी बहुत बड़ी खूबियाँ थी, वरना बेशुमार लोगों के मुस्तकबिल तो उनके माजी की तारीख यादों में गुम होकर रह जाते हैं। लिहाजा वो पुरसकून ज़िंदगी जीने से भी महरूम हो जाते हैं। खैर, सुबह बिल्कुल अलस सबा जमीला ने इस्माइल सरकार के गुस्ल करने का पानी गर्म कर रखा था और किचन में उनके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। इस्माइल थोड़ी ताख़ीर से बेदार हुए थे। उधर इरफाना बेगम
वह सलमा जमीला की इमारत के नीचे खड़ी कार देखकर धनधनाती हुई जमीला के खोटे पर आ गई थी। एक ही सवाल उनके जहन में दस्तक दे रहा था कि इस कार से कौन आया है, क्योंकि कार जानी पहचानी भी थी। वो लोग जमीला से दरियाफ्त करती उससे कबल ही जमीला की तेज़ रफ्तार मसरूफियत, खुले लंबे गिसू और खिला खिला सा उसका गुलनार चेहरा पूरी कहानी बयां कर दी। सलमा बी ने कहा, मुबारक हो बेटी जमीला, आखिरकार तुम्हारी खोई हुई मोहब्बत दोबारा तुम्हें रास आ गई, खुदा का शुक्र है। जमीला धीरे से हंसी, हाँ खाला, ऊपर वाले की मेहरबानी तो है ही। सरकार आधी रात अपनी दुश्मन से माफ़ी मांगने आ गए तो मैंने इन्हें रोक लिया। इरफाना ने कहा, हरगिज़ नहीं गुलबदन, तुम कभी उनकी दुश्मन रही ही नहीं थी, और अगर रही भी होगी तो तुम्हारे दिल से उनकी मोहब्बत ज़र्रा बराबर भी कम नहीं हुई। जमीला ने शोखी से हंसकर कहा, अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उनसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। और दोनों खिलखिला कर हंस पड़ी थी। बहरहाल चलते वक्त इस्माइल सरकार ने अपनी 6,000 रुपये जो उनकी जेब में थे उसमें से 1,000 उन्होंने रख लिया और 5,000 रुपये जमीला को देते हुए बोले, आप इरफाना के साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास चली जाना, मुकम्मल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तुम्हें। और वो जलालपुर के लिए निकल पड़े थे। आगे की कहानी में यह हुआ कि उस दिन अख्तर हुसैन साहब कचहरी जाते वक्त ही अपनी बेगम से कहा कि आज अदालतों में काम से फारिग होने के बाद इंशाअल्लाह छोटे सरकार तशरीफ़ लाएंगे, लिहाजा रात के खाने के बाद ही उन्हें वापसी की इजाज़त दी जाएगी। चुनांचे घर में खुशियों का सैलाब उमड़ आया था। साफ़ सफाई पर पूरी तवज्जो दी गई थी। आलिया ने नहा धोकर खूबसूरत साड़ी ब्लाउज जेब तन किया था। फिर तो बहनों ने जी भरकर कमेंट भी करना शुरू कर दिया था। एक ने कहा, आज आप ही ने खुद को अपने साजन के लिए ख़ास तौर से संवारा है। दूसरी बोली, आप ही आज अप्सराओं से भी बढ़कर दिखाई पड़ रही है। आखिर में रुकैया ने अपने होंठ बिचकाते हुए कहा, जब आप ही को शादी ही नहीं करनी है तो छोटे सरकार के दिल पर बिजली गिराने की क्या ज़रूरत। आलिया खामोशी के साथ सबों की सुनती और मुस्कुराती रही थी कि दादी जान ने कुफ्त होकर उठाया एक डंडा और लड़कियों में भगदड़ मचा दिया। सभी हंसती खिलखिलाती हुई इधर उधर भागी और तीनों बहुएं व घर की दोनों मुलाजमाएँ हंस कर बेहाल हो उठी। बहरहाल उधर 3 बजते दादा पोता दोनों ही अदालती कामों से फारिग हो गए, लिहाजा दोनों ही अपनी कार से चल पड़े। तस्करान ने पहले स्वीट शॉप से 5 सेर नफीस मिठाइयाँ पैक करवाई, फिर फिरोज़ के यहाँ से 5 सेर बकरे का गोश्त लिया और अख्तर मंजिल पर पहुँच गए। वकील साहब के सभी पोते मुंतज़िर थे, लिहाजा सलाम अलैकुम का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। वो सबों का जवाब देता हुआ आगे बढ़ा और इधर मियाँ शादरान दादाजी के ताबुन में गोश्त का थैला और मिठाइयों का कार्टून संभालने लगे। तस्करान ने जो ही सदर गेट के अंदर कदम रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो खातिन सरगोशी में जवाब देती हुई उसकी बलाएं लेने लगी और लड़कियां सलाम अलैकुम छोटे सरकार का राग अलापने लगी। हस्ब आदत आलिया उस जगह मौजूद नहीं थी, लिहाजा वो कुछ सोचते हुए धीरे से हंसकर बोला, दादी जान, आलिया परवीन भले ही मुझसे नाराज़ हो मगर वो अपनी सेहत के एतबार से ठीक तो है ना। दादी कुछ बोलती उससे कबल ही सबसे पीछे खड़ी वही लड़की जिससे मजाक में ही तस्करान ने मियाँ शादरान के साथ शादी पक्की कर दी थी। वो मुस्कुराकर बोली, लाल बुझक्कर हैं छोटे सरकार, आते आते समझ गए कि आप ही उनसे रूठी हैं। उसकी बातें सुनकर सभी आहिस्तगी से हंस पड़ी। दादी ने कहा, कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा बेटे जब आप इसे याद नहीं आए या फिर आपको अपनी निगाहों के सामने बसाकर शिकवे गिले नहीं किए, क्योंकि आपने अपने विलायत जाने का जिक्र भी तो इससे या हम लोगों से नहीं किया और न मिलकर ही गए। तस्करान ने कहा, अपनी इस कोताही के लिए आलिया से तो माफ़ी मांगूंगा ही, अगर हो सके तो आप लोग भी। उसका जुमला पूरा होने से कबल ही करीब खड़ी रुकैया ने उसके होठों को अपनी हथेली से दबा दिया था और दादी जान ने कहा, जाइए ना, वो अपने कमरे में है। तस्करान बसूरत आगे बढ़ा। आलिया मुखालिफ सिमत रुख किए खामोश खड़ी थी। अख्तर हुसैन व मियाँ शादरान भी वहाँ आकर खड़े हो गए थे। सभी लोग सेहन में ही थे। लड़कियाँ खिड़की पर सवार थीं। तस्करान अंदर दाखिल हुआ और ठिठक कर रुक गया। आलिया, मैं माफ़ी का तालिब हूँ कि तुम्हें या तुम सबों को मेरी गैर मौजूदगी की वजह
मालूम नहीं हो सकी। ये भी किसी हद तक बेहतर ही हुआ, क्योंकि मुझे शदीद अलालत के दौर से गुजरना पड़ा। बाहर खड़े अख्तर हुसैन को ये सुनकर झुझुरी सी आ गई, क्योंकि एक ही पल में उन्होंने दूर तक की सोच लिया था। उधर तस्करान ने मजीद कहा, क्या अब भी अपने गमगुसार व मोहसिन को देखना गवारा नहीं करोगी? और जब वो अपनी गीली आंखों के साथ तस्करान से मुखातिब हुई तो हैरत से मबहूत हो उठी। खुले मुंह और फटी फटी आंखों से वो तस्करान का चेहरा इस तरह देखने लगी जैसे ये दूसरा तस्करान हो। वो बिलक उठी, ये आपको क्या हुआ कि वलायत जाकर फीके पड़ गए? मैं बीमार हो गया था आलिया। ये सुनते ही वो लपक कर अपने बाजू तस्करान के कंधे पर फैलाते हुए सीने में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। अब ऐसे में सभी खातीन व लड़कियां अंदर आ गईं और बगौर उसके चेहरे का मजीद जायज़ा लिया। तब जाकर उन्हें पहले और अभी का फ़र्क महसूस हुआ। गौर करने की बात है कि कचहरी से लेकर यहाँ तक किसी को भी तस्करान की सेहत में फ़र्क का एहसास नहीं हुआ सिवाय आलिया के। ऐसे में उसकी चाहत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भले ही आलिया अपनी सेहत से मजबूर थी, मगर दिल तो उसके सीने में भी था। लिहाजा यकीनन वो चुपके चुपके तस्करान की ज़ात से मुतल्लिक अपने तस्वूर में सपने पिरोकर जो सुकून व आसूदगी हासिल करती रही थी, उस पर सिर्फ उसी का इख्तियार था। अजीब बात थी कि एक तरफ कशिश बानो, दूसरी जानिब आलिया थी, जो साहबजादे पर जान निसार तो कर सकती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दाखिल होने का तस्वूर भी उनके बस से बाहर की बात थी। आलिया को समझाते हुए उसकी बड़ी चची जान ने बुझे बुझे लहजे में कहा था, बेटी, छोटे सरकार के लिए तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा मर्तबा और इस कदर मोहब्बत व हमदर्दी भरी पड़ी है कि तुम्हारी निगाहें उनकी मौजूदा कैफियत को महसूस कर ली, वरना हमें तो बाबू की सेहत से मुतल्लिक इस तरह का कोई ख्याल ही पैदा नहीं हुआ। वो तो खैरियत थी कि गले का कच्चा ज़ख्म बढ़ाना नहीं था, वरना उन सबों से छुपाई गई रूदाद वाज़ेह हो जाती, जिस बिना पर अख्तर हुसैन साहब की भी किरकिरी हो सकती थी। बहरहाल आलिया जब नॉर्मल हुई और उसकी कैफियत एतदाल पर आई तो आदतन तस्करान को फ़र्श पर लेटाकर उसके पाँव अपनी गोद में रख कर दबाने लगी। दूसरी जानिब खातीन व लड़कियां मुलाजमा के साथ किचन में मसरूफ़ हो गई थीं। तस्करान ने किसी भी तरह के नाश्ते से इनकार कर दिया था, अलबत्ता सिर्फ चाय पी थी। मुख्तसर ये कि तस्करान उसे साड़ी ब्लाउज़ में देखकर बहुत खुश हुआ और काफ़ी तारीफ़ें की। बाद नवाज इशा जब अख्तर हुसैन साहब मस्जिद से वापस आए तो खाने का दौर शुरू हुआ। रुकैया ने तस्करान और आलिया के लिए कमरे ही में दस्तरखान लगा दिया, जिसमें मामूल की तरह मियाँ शादरान शामिल थे। चुनांचे बाद तो आम तस्करान ने आलिया से मज़ीद आते रहने का वादा करके वापसी की इजाज़त ली और वहाँ से रुखसत होकर कनीज़ व कशिश से मिलने काशाना पर जाने के लिए अपनी कार दौड़ाने लगा था। मौजूद हज़रात व ख़ातीन, यहाँ कहानी कनीज़ की 37वीं किस्त मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।